आज आज का टॉपिक है धातु एवं धातु कर्म। तो हम देखते हैं धातु एवं धातु कर्म के बारे में। मेटल एंड मेटलर्जी क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं तत्व। वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो इसी तत्व को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक है धातु और दूसरा है अधातु। दूसरा क्या है? अधातु। हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या है? धातु पढ़ना है। तो हम क्या देखेंगे? धातु के बारे में देखते हैं। धातु क्या होता है? तो ये कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्या हो जाएगी? धातु की परिभाषा हो जाएगी। हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो धातु के गुणों के बारे में देखते हैं। तो धातु को दो गुणों में बांटा जाता है। एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है? जो परिभाषा में जो जो शब्द लिखे हैं वही सब क्या है? उसके भौतिक गुण हैं। जैसे हम देखते हैं कठोर। धातु कैसा होता है? कठोर होता है ना। उसे हम छू कर देखते हैं तो हमें कैसा महसूस होगा? हार्डनेस महसूस होता है, वो कठोर होता है। दूसरा होता है चमकीला। जितने भी धातुएं होती है चमकीले होते हैं, उसमें चमक दिखाई देती है। यदि कोई धातु पुराना है, उसमें जंग लग गई है, तो उसे हम देखते हैं धातु को आड़ी पत्ती से जिस भाग को काटा जाता है वो वाला भाग क्या होता है? वो वाला भाग चमकीला दिखाई देता है। अर्थात किसी भी तरह से हम जंग को भी साफ कर लें या रेतमाल पेपर से रगड़ लेने के बाद भी धातु का जो हिस्सा दिखाई देता है वो कैसा होता है? हमेशा चमकीला होता है। तीसरा क्वालिटी है इसकी आघातवर्धनीय। अर्थात क्या होता है आघातवर्धनीय? हम किसी भी धातु को यदि पिघला दें, हम किसी भी धातु को यदि पिघला दें और पिघलने के बाद उसे नया आकार दे सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? आघातवर्धनीय। जैसे सोना एक धातु है, सोने के ईंट को हम क्या करेंगे? गरम कर लेंगे और गरम करने के पश्चात उसे विभिन्न प्रकार के आभूषणों के ढांचे में डाल देने पर उस तरह से आभूषण बन जाता है। ये गुण क्या कहलाता है? आघातवर्धनीय। चौथा गुण आता है तन्य। चौथा गुण है तन्य। तन्य का मतलब क्या होता है? किसी भी धातु को हम क्या कर सकते हैं? उसकी पतली परत बना सकते हैं। जैसे छोटे छोटे सोने होते हैं या चांदी होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से सोना या चांदी है तो उसको पिघलाकर, उसको क्या करके, पिटाई करके एकदम पतली परतदार संरचना बना सकते हैं। एकदम पतला परतदार संरचना बना सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। और लास्ट में है ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धातु कैसा होता है? यदि किसी भी धातुओं को, जैसे लोहे की कुर्सी है, उसको हम क्या कर देते हैं? जैसे तेज धूप में रख देते हैं तो कुछ देर बाद क्या हो जाता है? लोहा की कुर्सी जो है गर्म हो जाती है ना। उसी कुर्सी में यदि बिजली के करंट को प्रवाहित कर दिया जाए तो लोहा में भी क्या आ जाता है? करंट प्रवाहित हो जाता है। इस तरह से क्या होता है? धातु जो है कठोर होता है, चमकीला होता है, आघातवर्धनीय होती है, तन्य होती है, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं जी? सुचालक भी होते हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुण। क्या है? धातुओं के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। कि धातुओं में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, उससे कम कौन सक्रिय है, उससे कम कौन सक्रिय है, सबसे कम सक्रिय कौन है। इस तरह से सक्रियता की एक श्रेणी को जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ जो सक्रियता के क्रम है।
हम देखते हैं इस क्रम में लिथियम सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फिर आयरन, है ना, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हैलोजन और गोल्ड, चांदी और प्लेटिनम। इस तरह से ये क्या होते हैं, पूरी सक्रियता की श्रेणी है। सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील कौन है, लिथियम, और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, प्लेटिनम। इस तरह से हम देखते हैं, हम कैसे जानेंगे कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन सबसे कम क्रियाशील है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल है, देख लेते हैं। वह धातु जो किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन में विस्थापित कर देता है, अधिक क्रियाशील धातु होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक परत नली बनाया गया है और परत नली में एक लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ है। उस सॉल्यूशन का नाम है ना, CuSO4, कॉपर सल्फेट, है ना। उसमें साथ ही साथ नीचे में इस तरह से देखो दानेदार जिंक डालेंगे। तो जो जिंक है इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो जो विस्थापित हो जा रहा है, जैसे ये कॉपर क्या हो रहा है, विस्थापित हो जा रहा है, अर्थात ये कम क्रियाशील है। क्या है, कम क्रियाशील है। और जो विस्थापित नहीं हो रहा है, जो अपना अधिकार वहां पे जमा लिया, तो क्या है, अधिक क्रियाशील है। अर्थात एक घर में दोनों को रख देने पर जो अधिक क्रियाशील होता है वो इस जगह में कब्जा कर लेता है, और जो कम क्रियाशील होते हैं उसे लात मार के भगा देता है कि तू जा। उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर फेरस सल्फेट है ना, इसमें आयरन का विलयन है और इसमें दानेदार जिंक है। तो ये जो दानेदार जिंक है आयरन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। अर्थात आयरन कैसा है, कम क्रियाशील है, और दानेदार जिंक कैसा है, अधिक क्रियाशील है। देखो जिंक पहला आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है। अर्थात कम क्रियाशील है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, और कॉपर कम क्रियाशील है। उसके बाद देखो जिंक है और ये क्या है, एक लोहा है। तो जिंक और लोहा में पहला क्रम किसका रहा है, जिंक का है, और लोहा बाद में है। अर्थात इसमें जिंक क्रियाशील है और फेरस कम क्रियाशील है। इस तरह हम देख सकते हैं कि किसी विलयन में दोनों को रख देने पर जो विस्थापित हो जा रहा है, जैसे यहाँ पर कॉपर को फेंक दिया गया, विस्थापित कर दिया गया, आयरन को विस्थापित कर दिया गया, तो इसमें क्या है, जो विस्थापित हो रहा है वो कम क्रियाशील है, और जो अपना घर वहीं पे जमा लिया है वो क्या है, अधिक क्रियाशील है। इस तरह से हम सक्रियता श्रेणी को जान गए। अब उसके बाद हम देखते हैं धातु को वायु में दहन करने से क्या होगा, है ना। अब ये हमारा रासायनिक गुण है कि कोई भी धातु है उसको दहन करेंगे, उसे जलाएंगे तो क्या होगा। तो पहला हमारा पॉइंट है अधिक क्रियाशील धातु में कैसे होगा, फिर कम क्रियाशील धातु में कैसे होगा, है ना। तो हम देखते हैं अधिक सक्रिय धातु। जो अधिक सक्रिय धातु था वो कौन था, देख लो। इस तरह से जो अधिक सक्रिय धातु है ये लिथियम है, और सबसे कम सक्रिय धातु कौन है, प्लेटिनम है। इस तरह से हम देखते हैं कि अधिक सक्रिय धातु में, है ना, अधिक सक्रिय धातु में क्या होगा। तो अधिक सक्रिय धातु ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करते हैं, है ना। क्या करेंगे, जैसे सोडियम है, अधिक सक्रिय धातु है, ऑक्सीजन के साथ एकदम क्या करेगा, तीव्रता से क्रिया करता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, उसके ऑक्साइड बनाते हैं। देखो यहाँ सोडियम है और यहाँ ऑक्सीजन है, ये क्या बना लिया, सोडियम का ऑक्साइड बन गया। पहला पॉइंट क्या बोला, सक्रिय धातु अधिक क्रिया करते हैं किससे, ऑक्सीजन से। और दूसरा पॉइंट क्या बोला, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और ऑक्साइड जो है पानी में घुल जाती है, ये ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। तो देखो ये जो ऑक्साइड था ये किसके साथ, पानी के साथ घुल गया है और क्या बना ले रहा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रकार का बेस है, क्षार है। क्या है, क्षार है। इसलिए हम क्या करते हैं कि धातुओं को ऑक्सीजन के संपर्क से बचाने के लिए केरोसिन में रखा है।
देख लेना आप लोग हार्डवेयर की दुकानों में जो छोटे छोटे कील होते हैं, उस कील में जंग न लगे इसलिए उसमें किरोसिन में रखा जाता है, या उसके ऊपर भी किरोसिन थोड़ा सा छिड़क दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कील में कभी भी जंग नहीं लगता है। तो सक्रिय धातु क्या कर रहा है जी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड के ऑक्साइड बना लिया, और ऑक्साइड पानी में घुल करके क्या बना लेता है, क्षार बना लेता है। इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, किरोसिन में रखते हैं धातु को। ये हो गया अधिक सक्रिय धातु हमारा वायु के साथ इस प्रकार क्रिया कर रहा है। कम सक्रिय धातु वायु के साथ कैसे क्रिया करेगा, जो कम सक्रिय धातु है ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करता है। कम सक्रिय धातु जैसे कि प्लेटिनम वाले वर्ग, सोना वाले वर्ग, चांदी वाले वर्ग, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करते हैं। देखना जो लोहा होता है तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ले रहा है और जंग लग जा रहा है, लेकिन क्या देखे हो कभी भी आभूषण जो पहने रहते हैं चांदी सोना, इसमें जल्दी जंग लगता है क्या, नहीं। तो ये क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती है, और गर्म करने पर सफेद लौ के साथ तेजी से जलती है। सोना चांदी को हम जल्दी गर्म करने पर, है ना, देखना गर्म करने पर सफेद लौ के साथ तेजी से जलती है। और मैग्नीशियम हमारा कम क्रियाशील धातु है, तो मैग्नीशियम जो है कम क्रियाशील धातु है, तो उसके इस गुण के कारण मैग्नीशियम को जब गर्म किया जाता है तो सफेद लौ के साथ तेजी से जलती है, जिससे आसपास पूरे धुआं फैल जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग, है ना, आतिशबाजी अर्थात लड़ाई के दौरान करते हैं। जैसे किसी भी युद्ध में जाते हैं सैनिक, तो मैग्नीशियम को एकदम तेजी से गर्म कर देते हैं, है ना, तो उससे क्या रहता है, बहुत बड़ा सफेद लौ फैल जाता है आसपास में, जिससे क्या होता है सैनिक वहां से भाग निकलते हैं या बच निकलते हैं। इस तरह से कम सक्रिय धातु क्रियाशील होता है। अब देखते हैं दूसरा रासायनिक गुण क्या है। क्या होगा जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। पहले हमने क्या देखा, धातु हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा था, तो दहन कर रहा था, तो क्या होगा। अब हम देखेंगे पानी के साथ कैसे क्रिया कर रहा है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया उष्माक्षेपी कहलाती है। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु, जैसे कि आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा था, देख लो फिर से इस तरह से, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। तो जो लिथियम है, हाँ, जो क्या है, लिथियम है, ये लिथियम है ना, ये पानी के साथ क्रिया करेगा और पानी के साथ क्रिया करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में रिलीज होगी, हाँ, और हीट रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हीट। इस तरह से इसको संतुलित करना पड़ेगा। फिर तो लिथियम पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है और साथ ही साथ हीट रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है ना। इस तरह पहला बोलता है कि जितने भी अधिक क्रियाशील धातु है, यह अधिक क्रियाशील धातु है ना, पानी के साथ क्रिया करके क्या बना ले रहा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस, और अधिक मात्रा में क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। ठीक है। और जो कम अभिक्रियाशील धातु है ना, ये तो ठंडे जल के साथ क्रिया कर रहा है, किसके साथ, ठंडे जल के साथ। लेकिन जो कम क्रियाशील धातु हैं, जैसे कि आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये कम क्रियाशील धातु हैं, ये ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया ना करके ठंडे जल के साथ धीरे धीरे मंद क्रिया करते हैं।
गर्म जल के साथ ही क्रिया करेगा और जल वाष्प के साथ तेजी से क्रिया करता है और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाती है, यानी कि धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, हीट रिलीज नहीं होगा। तीसरा है एल्युमिनियम, जिंक व लोहा जैसे धातु क्या होते हैं, ये गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती है ना, ना तो गर्म जल के साथ ना तो ठंडा जल के साथ, है ना, ये किसके साथ, जल वाष्प के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, है ना। यहाँ लिख लेना, ना तो ठंडे जल के साथ, ना तो ठंडे जल के साथ ना तो गर्म जल के साथ, है ना, केवल जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और सामान्य तापमान तांबा, चांदी, सोना आदि धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अर्थात जल के साथ कैसे कैसे अभिक्रिया हो रहा है पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो अधिक क्रियाशील धातु है ठंडे जल के साथ क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, धातु का ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, अधिक मात्रा में हीट रिलीज होगा, ऊष्मा रिलीज होगा। और दूसरा प्रक्रिया क्या है, इसमें जो कम अभिक्रियाशील धातु है किसके साथ क्रिया करेंगे, ठंडे जल के साथ धीरे से क्रिया करेंगे, किसके साथ क्रिया करेंगे, गर्म जल और जल वाष्प के साथ, और क्या बनाएंगे, धात्विक ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। और एल्युमिनियम, जिंक, लोहा है ये तो ना तो गर्म के साथ क्रिया करेगा ना ठंडा के साथ, केवल जल वाष्प के साथ क्रिया करेगा और धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, है ना। तांबा, सोना, चांदी जो होते हैं ये जल के साथ क्रिया ही नहीं करेगा। समझ में आ गया, अधिक क्रियाशील ठंडे के साथ, कम क्रियाशील, है ना, केवल गर्म और जल वाष्प के साथ। और एल्युमिनियम, जिंक, लोहा है जो केवल क्या करेगा, जल वाष्प के साथ, और ये क्रियाशील ही नहीं होगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा। पहला हमने देखा वायु के साथ कैसे क्रिया कर रहा है, दूसरा देखा पानी के साथ, अब तीसरा है हमारा अम्ल के साथ। तो क्या होता है जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है, तो धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जो भी धातु होते हैं क्या क्रिया करते हैं, धातु तनु अम्ल, तनु मतलब ये क्या होता है, ज्यादा गाढ़ा एसिड नहीं रहता, यह हल्का एसिड, हल्का तनु एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु क्या करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, किसके साथ क्रिया करके, तनु अम्ल के साथ क्रिया करके। आगे देखते हैं सक्रियता, है ना, अर्थात हम लिथियम से यदि प्लैटिनम की ओर जाएं, अधिक सक्रिय से कम सक्रिय की ओर आने पर अम्ल के साथ क्रिया कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। अर्थात सक्रिय के साथ तीव्र क्रिया व कम सक्रिय के साथ धीमा क्रिया होती है ना। अर्थात ये लिथियम के साथ ज्यादा क्रिया करेगी शीघ्र से, और इस प्लैटिनम के साथ कम क्रियाशील है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, अधिक सक्रिय से नीचे सक्रिय की ओर, तो क्या होता जाता है कि अम्ल के साथ क्रिया धीरे 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 कम होने लगता है। आगे देखते हैं सोना और प्लैटिनम अम्लराज बनाती है। सोना और प्लैटिनम क्या बनाती है, अम्लराज बनाती है। अम्लराज बनने से क्या होता है, HCl और HNO3। यदि ये तीन भाग HCl है तो एक भाग क्या होगा, HNO3, अर्थात इसका अनुपात ऐसे रहेगा, HCl 3 भाग, है ना, HNO3। इसको हम क्या कहेंगे, अम्लराज कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, है ना, जो तनु अम्ल के साथ धातु क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। और ये जो अधिक सक्रिय है उसके साथ अम्ल तेजी से क्रिया करेगा, जो कम सक्रिय है उसके साथ अम्ल धीरे क्रिया करेगा। और सोना और प्लैटिनम क्या होती हैं,
अम्लराज बनाती है। अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? HCl का 3 भाग, HNO3 का क्या है? 1 भाग। ये एमपी है, पूछता है अम्लराज किसे कहते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। हम धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं? धातुओं की क्या देखेंगे? प्राप्ति। धातु कैसे प्राप्त करते हैं? तो जो धातु की प्राप्ति होती है भूपर पट्टी में पाया जाता है। हम जानते हैं कि धातु है ना पृथ्वी को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। आपका ये जो परत दिख रहा है ये कौन सा परत कहलाता है? भूपर पट्टी कहलाता है। कौन सा परत कहलाता है? भूपर पट्टी। ये वाला हिस्सा क्या है आपका? भूपर पट्टी। इसी हिस्से में आपका क्या पाया जाता है? सारे धातु पाए जाते हैं। कुछ मुक्त अवस्था में और कुछ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, है ना? कुछ मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और कुछ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? अर्थात जैसे सोना है तो केवल सोना ही पाया जाएगा, और कुछ लोहा होते हैं तो उस लोहा के साथ अन्य धातुएं मिक्स होते हैं, फिर उस लोहा को प्यूरिफाई करके शुद्ध करके अलग प्राप्त किया जाता है। इस तरह कुछ अकेले पाए जाते हैं मुक्त अवस्था में और कुछ कैसे होते हैं? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कम सक्रिय धातु सोना प्लेटिनम, जो कम सक्रिय धातु होते हैं, है ना, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और जो अधिक सक्रिय धातु होते हैं ये कैसी अवस्था में पाए जाते हैं जी? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे खनिज। किसके बारे में देखते हैं? खनिज के बारे में। तो खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस पदार्थ जिसकी एक विशिष्ट रासायनिक संरचना और व्यवस्थित परमाणु संरचना होती है, खनिज कहलाती है। अर्थात खनिज को हम आर्टिफिशियल तरीके से तैयार नहीं कर सकते हैं। खनिज स्वतः ही प्रकृति में अपने आप बनती रहती है। जो कैसा होता है? अकार्बनिक ठोस पदार्थ होता है। इसकी एक विशिष्ट रासायनिक संरचना होती है ना? जैसे कि आपका नमक, क्वार्टज, फेल्ड्स्पार, इस तरह से आपके खनिजों के नाम है। ये आपका दिख रहा होगा, ये काला नमक का टुकड़ा है। किसका नमक का टुकड़ा है? काला नमक का। और यहाँ पर आपको क्वार्टज दिख रहे हैं क्रिस्टल के फॉर्म में। इधर क्या है? फेल्डस्पार है, पोटेशियम फेल्डस्पार है ना? इस तरह से आपका बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? प्रकृति में स्वतः होते हैं। उसको कैसे होते हैं? अकार्बनिक रूप होती हैं, और इनकी संरचना कैसी होती है ना? विशिष्ट रासायनिक संरचना होती है। अब हम आगे देखते हैं अयस्क किसे कहेंगे? अयस्क की बात करें तो ऐसे खनिज जिसमें धातु ज्यादा मात्रा में और अशुद्धि कम मात्रा में होंगे, जिसका निष्कर्षण करना जो है हमको कम लागत हो, है ना, और आसानी से हम उसका निष्कर्षण कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। जिसमें धातु अधिक मात्रा में, है ना, ये एक अयस्क प्राप्त हुआ है, उसमें अशुद्धि है, ये केवल ये क्या है? अशुद्धि। और ये सब क्या है? आपका धातु है। तो हम इसको एक साथ क्या कह सकते हैं? अयस्क या उरेक कह सकते हैं। अयस्क कौन कौन से हैं? बॉक्साइट अयस्क, हेमेटाइट अयस्क। इस तरह से क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। आगे देखते हैं धातुओं के अयस्क। कितने प्रकार के अयस्क हैं? तो हमारे पास यहाँ पर 4 अयस्क के बारे में जिक्र किया गया है। तो 4 अयस्क हम देख लेते हैं। पहला है ऑक्साइड अयस्क, दूसरा है कार्बोनेट अयस्क, तीसरा है सल्फाइड अयस्क, और चौथा है आपका सल्फेट अयस्क। इस तरह से 4 अयस्क हैं। अयस्क के ये प्रकार हैं, 4 प्रकार के अयस्क होते हैं। अब हम देखते हैं इन अयस्क के अंदर में
कितने अयस्क पाए जाते हैं। ऑक्साइड कितने प्रकार के ऑक्साइड अयस्क हैं, तो 4 प्रकार के ऑक्साइड अयस्क हैं, है ना। इसका सूत्र हम देख लें तो हम बकबकाते हैं, हम क्लास में बकबकाते हैं। ह से हेमेटाइट, म से मैग्नेटाइट, ब से बॉक्साइट, है ना, काते हैं, है ना, बकबकाते हैं। क से क्या हो जाएगा, कैसेटिरॉइड, ह से हेमेटाइट, म से मैग्नेटाइट, ब से बॉक्साइट और क से कैसेटेराइट। इस तरह से ऑक्साइड अयस्क होते हैं। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4, बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3.2H2O, कैसेटिरॉइड का सूत्र होता है SnO2। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ऑक्साइड का अयस्क हो गया। अब आगे अयस्क है कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट 3 अयस्क होते हैं, कार्बोनेट के 3 अयस्क होते हैं। एक है डोलोमाइट, एक है लाइमस्टोन और एक है कैलामाइन। तो इसको हम इस तरह से याद करते हैं, डोला की लाडली बहन स्टोन लाने के लिए कहते हैं, स्टोन लाने के लिए कहती है, अन्यथा कलेश कर देगी, अन्यथा कलेश कर देगी। इसका क्या है, डोला की लाडली बहन स्टोन लाने के लिए कहती है, अन्यथा क्या कर देगी, कलेश कर देगी। डो से डोलोमाइट, लाडली बहन लाइम स्टोन, है लाडली से लाइम स्टोन लाने के लिए कहते हैं, याद रखना लाइम स्टोन, है ना। अन्यथा क्या करेगी, कलेश करेगी। कैसे, कैलामाइन, डोलामाइट, लाइम स्टोन और क्या हो जाएगा, कैलामाइन। इस तरह से हमारा क्या हो गया, डोलोमाइट MgCO3 CaCO3, लाइमस्टोन का CaCO3 और कैलामाइन का जिंक CO3, है। अब आगे देखते हैं सल्फाइड का। सल्फाइड के 2 अयस्क होते हैं, एक है आयरन पायराइड और एक है कॉपर पायरेटिस। तो एक दिन क्या होता है, मैं सड़क पे चलता रहता हूँ और मुझे एक डिब्बा मिलता है जिसमें जिंक भरा रहता है और वो जिंक निकलता है और मुझे बोलता है सलाम आका। तो इसे हम याद रख सकते हैं आकाश में, क्या से, आकाश। ये वही आका है, वही जिन है जो क्या करता है, सबको वरदान देता है, हाँ, विश पूरी करता है। तो क्या बोलता है, सलाम आका। तो आ से याद रखना आयरन पायरेटिस, का से याद रखना कॉपर पायरेटिस। आयरन पायरेटिस का सूत्र होता है Fe(H2), कॉपर पायरेटिस का सूत्र होता है CuFeH2। सल्फेट, अगला है हमारा सल्फेट, है ना। सल्फेट का अयस्क है जिप्सम और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2। इसको याद रखना, है ना। स से सीमेंट, सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, अर्थात सल्फेट अयस्क किसके बन, है ना, सल्फेट अयस्क में कौन अयस्क आते हैं, जिप्सम, जिसका सूत्र क्या होता है CaSO4H2O। इस तरह से हमारा क्या हो गया, अयस्क के नाम याद हो गए। अगला देखेंगे अगले लेक्चर, तब तक के लिए